जी हाँ मित्रों, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 14 और क्या है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किस राष्ट्रपति का निर्वाचन है? भारत गणराज्य का। किसका निर्वाचन है? भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसके राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन है। इसलिए हम आज यहां बात करेंगे कि गणराज्य का मतलब गण धन राज्य, यानी गण का मतलब जनता, जनता का वो प्रतीक या जनता द्वारा नियुक्त व प्रतिनिधि जो किसके द्वारा चुना जाता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, मनोनीत नहीं। ठीक है साहब। तो संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु 1990 के वर्ष में एक ऐसा 1992 में एक ऐसा संविधान संशोधन आया, जिसने क्या किया? सत्तरवां संविधान 1992। इसमें कहा गया कि केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा जब भारत की बात करते हैं, भारत गणराज्य की बात करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश, जिन प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं, पहले उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 में केंद्र विधानसभाओं में, जिनमें विधान सभाएं हैं, वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन्हें भाग लेने का अधिकार दिया गया। और यहाँ से कौन कौन शामिल हुए? दिल्ली और पांडिचेरी। अब देखिए, यहां एक प्रश्न बन रहा है कि 1992 में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, और कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति के चुनाव में विजय हुए, तब ये 1992 में जब संविधान संशोधन हुआ था, क्या दिल्ली और पांडिचेरी के प्रतिनिधियों ने इन्हें वोट दिए थे? दिल्ली और पांडिचेरी के प्रतिनिधियों ने इन्हें वोट दिए थे? उत्तर आपका होगा नहीं दिए। क्यों? कि 17वां संविधान संशोधन 1995 में
कार्य रूप में आया था। तो प्रश्न क्या बन गया कि 17वां संविधान संशोधन 1992 जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करता है कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किस वर्ष से हिस्सा लेने लगे हैं। तो कब से लेने लगे? 1995 से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने लगेंगे। तो स्पष्ट हो गया कि केंद्र एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक नाम आता है केटी शाह, जिन्होंने मुख्य कार्यपालक की बात कही। उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचन। तो केटी शाह कहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे देश की वयस्क मताधिकार की जो निर्धारित आयु है उसे प्राप्त भारतीय के नागरिकों के द्वारा करवाया जाना चाहिए, परंतु ये मुनासिब नहीं हुआ। इसके लिए केंद्र एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे और राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न करवाएंगे। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे। तो मनोनीत सदस्य कहाँ कहाँ हैं? 2 सदस्य लोकसभा में हैं और 12 सदस्य कहाँ हैं? राज्यसभा में। 2 सदस्य लोकसभा एंग्लो इंडियन। बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है भाई। एक प्रश्न ये है, क्या मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है या एंग्लो इंडियंस को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है? तो प्रश्न यह है इस प्रकार क्लियर कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित वो तमाम प्रतिनिधि जो केंद्र एवं राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से प्रतिनिधित्व के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपना मतदान करेंगे। तब यहाँ बात ये स्पष्ट है कि उनमें एंग्लो इंडियन हो सकता है वो मत देगा, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य मत नहीं देंगे, एंग्लो इंडियन सदस्य मत दे सकते हैं। तब बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के एक एंग्लो इंडियन सदस्य एरिक, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था और अपना मतदान दिया था, तो वो प्रथम संसद सदस्य थे जो एंग्लो इंडियन होते हुए राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने भाग लिया था। उनका नाम मैं लिख देता हूं, देखिए उनका नाम है डेरिक ओब्रायन। उनका नाम है डेरिक ओब्रायन। डेरिक ओब्रायन कौन थे? प्रथम एंग्लो इंडियन किसके चुनाव में भाग लिया? राष्ट्रपति। कौन थे? तृणमूल कांग्रेस। किसके लिए निर्वाचित थे? संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य थे। तो इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि एंग्लो इंडियंस के लिए मनाही नहीं है, बशर्ते कि वो निर्वाचित होने चाहिए। तो लोकसभा के एंग्लो इंडियंस और राज्यसभा के
जो कला, भाषा, विज्ञान और साहित्य एवं अन्य में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन में ये लोग भाग नहीं लेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं हम। केटी शाह किसकी वकालत करते हैं? केटी शाह वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है उस रीति की अपन बात करें। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसके लिए कौन सी ऐसी रणनीति या ऐसी चुनाव की पद्धति अपनाई जाए जिससे हमारे 3 उद्देश्य हैं जो साक्षात पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। तो पहले में यह कहा जा सकता है, पहला, जहां तक संभव हो, क्या? जहां तक संभव हो क्या? कि राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो। राज्यों का देखिए जहां तक संभव हो राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो। प्रतिनिधित्व किससे? मतों के मूल्य से। तो एक राज्य है सिक्किम, ठीक है? तो सिक्किम से अब आप बात करोगे वहां पे जिले कितने? 4, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, 1 सांसद, ठीक है? और राज्यसभा उसमें विधानसभा में कितने से थे गिनती के? पॉपुलेशन कितनी की? और एक तरफ यूपी, बिहार, एमपी, इनकी विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या। तो लाजमी सी बात है कि वोटों में जब समरूपता नहीं होगी तो उस क्षेत्र विशेष का जो प्रतिनिधि होगा या उस उम्मीदवार होगा उसकी तरफ ज्यादा रुझान होने के चांस है। तो ऐसी रीति हो जिसमें क्या हो राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से दृष्टिपात होता हो। दूसरी क्या कहते हैं? संघ एवं राज्य में समतुल्यता हो। अर्थात केंद्र का कहीं स्तर बहुत बड़ा हो, क्योंकि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक सांसद बहुत ज्यादा करता है। एक सांसद के अंतर्गत कम से कम 8 या 10 विधानसभा सदस्य आते हैं। इसलिए केंद्र और राज्य जो है उनके सदस्यों में समतुल्यता, मतलब जब उनको नापा जाए, उनको मापा जाए तो उनकी तुलना जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं आए। इस प्रकार की बात भी भारतीय विधि विशेषज्ञों ने सोची होगी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ऐसी रीति बनाई जाए जिससे ये चीज स्पष्ट होती है। और तीसरी बात क्या कहता है कि निर्वाचन की पद्धति जो है वो कैसी हो? निर्वाचन आनुपातिक हो, अर्थात स्पष्ट। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणालियां हैं उनमें काफी कुछ ऐसी प्रणालियां हैं। एक एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति है और दूसरी सूची पद्धति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आनुपातिक तो हो, लेकिन किस पद्धति से हो? तब विधि विशेषज्ञों ने यह बताया कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति
एकल संक्रमणीय हस्तांतरित एक व्यक्ति जो जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको अनुपात में वरीयता प्रदान करेगा, पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, उनकी प्राथमिकता को निश्चित करेगा और प्राथमिकता निश्चित करने के लिए उन्हें एक मार्कर पेन दिया जाएगा, उस पर गुड नहीं 1 2 3, उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उसके आधार पर वरीयताएं निश्चित करेगा और वरीयताओं के आधार पर जो पहले व्यक्ति उस निर्वाचक कोटे को प्राप्त करेगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पदाधिकारी होगा। तो यहाँ 3, पहली निर्वाचक की जहां तक संभव हो राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, राज्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, संघ एवं राज्य में समतुल्यता हो, उनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं किया जाए और निर्वाचन की पद्धति जो है वो आनुपातिक हो। निर्वाचन की पद्धति कैसी हो? आनुपातिक हो, स्पष्ट हो, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा उसका चुनाव किया जाना चाहिए, जिसमें एक चीज और घुसा दो, गुप्त मतदान। गुप्त तो कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति और मतदान कैसा हो? गुप्त मतदान होता हो। ऐसी व्यवस्था किसमें की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के भाग 3 में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, ये हस्तांतरित मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा इस चुनाव को संपन्न करवाया जाना होता है। तो 55(3) संविधान का अनुच्छेद 55(3) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति की बात करता है। इसके आगे देखिए, 13 दिसंबर 1948 को, अब एक बात आती है यहाँ पे, 13 दिसंबर 1948 को एक नाम आया था, आनुपातिक। आनुपातिक का मतलब चुनाव के जो वोटिंग्स है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एक प्रश्न, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के नाम से संबोधित करने वाले 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1948 को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय संविधान में रखा गया, उसे इस नाम से जिन्होंने पुकारा उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 13 दिसंबर 1948 को इस बात का उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी प्रणाली प्रयोग में ली जाएगी उसका नाम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली रखा जाएगा। अब देखिए, यहां एक स्पष्ट कर दिया उन्होंने मत निकालने का तरीका। मत ज्ञात, मत का क्या ज्ञात करने के लिए? मूल्य, कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा, केंद्रीय संसद के मत का मूल्य क्या होगा, और उसको उन्हीं के अनुसार गुणा करके राष्ट्रपति को वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, पहला आता है राज्य विधान सभा। राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभा सदस्य मत मूल्य,
तो इस प्रकार राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा विधानसभा सदस्यों की संख्या का जो भाग देते हैं और भागफल के बाद जो शेष आता है उसमें 1000 का भाग देने पर जो आपको फिगर प्राप्त होता है, जो मूल्य प्राप्त होता है वो एक सदस्य के मत का मूल्य होता है। वो एक सदस्य के मत का मूल्य होता है इस सूत्र से, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। अब देखिए अगला जो आता है वो किसका आता है? संसद का। किसका आता है? संसद का। तो संसद का एक सदस्य संसद सदस्य के मत का मूल्य। पहला, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य के कुल मतों का योग। पट्टा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मतों का योग, और नीचे बट्टा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का जो योग है उसका भाग जो है किसमें लगता है? राज्य विधानसभाओं के कुल सदस्यों के जो मतों का मूल्य होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की जो सदस्यों का योग है, मतों का योग नहीं, सदस्यों का योग, सदस्यों का योग, उसका भाग देने पर जो भाग शेष प्राप्त होता है वो एक सांसद के मत का मूल्य है। वो एक सांसद के मत का मूल्य है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग का भाग हम राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग में देंगे, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? संसद के या एक सांसद के मत का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां एक बात आती थी कि अनुच्छेद 55 यह कहता है कि राज्य के विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक शब्द आता है जनसंख्या। उस राज्य की जनसंख्या, और कब कौन सी जनसंख्या है? 1971 की है, और कब तक है? 2028 तक। 2028 तक यही आंकड़ा माना जाएगा। उसके बाद में जो परिवर्तन होंगे उसके आधार पर इन परिवर्तनों की व्याख्या अलग से की जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो है 1971 की जो जनसंख्या है उसे 2028 तक के लिए मान लिया जाता है। अब देखिए 2000, अब ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? एक संविधान संशोधन आया था 84वां संविधान संशोधन, और वो क्या कहता है कि 1971 की जनगणना के आंकड़े, इसके जनगणना के आंकड़े कब तक? 2028
2026 तक। कब तक मान्य होंगे? 2026 तक यही आंकड़े जो हैं वो मान्य होंगे। 2026 की जनगणना जब तक नहीं हो जाती तब तक ये आंकड़े मान्य रहेंगे। तो कौन सी जनसंख्या की बात करते हैं? 1971 की बात करते हैं। और 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2026 तक जितने भी जनसंख्या के आधार पर आंकड़े निकाले जाएंगे उन आंकड़ों की व्याख्या की जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो हम लोगों ने अभी संसद के सदस्य की जो बात की, मूल्य की बात की, मतों के मूल्य की बात की, उसके बाद हम चलते हैं कि आर्टिकल 55(3) एक बात करता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से रहेगा। किससे रहेगा? एकल संक्रमणीय और पद्धति, ठीक है, और एक नाम आता है गुप्त। जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो राज्य की विधानसभाओं में सचेतक, उस पार्टी का जो सचेतक होता है और व्हीप जारी कर दिया जाता है, वोट दिखा दिखा के लेता है, बाजू में खड़ा होता है और उसको दिखा के वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पूर्णतः गुप्त होता है, किसी भी प्रकार की कोई हेरा फेरी नहीं होती। तो एकल का मतलब एक वोट, संक्रमणीय मतलब उसी वोट में ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 बंदे खड़े हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हैं। वोटर एक्स है, वो अपना मत देगा 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो उसने क्या दी? प्राथमिकता। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डी, सेकंड प्रायोरिटी गोज टू बी, थर्ड प्रायोरिटी गोज टू ए, फोर्थ प्रायोरिटी गोज टू सी एंड फिफ्थ प्रायोरिटी गोज टू ई। तो उसने क्या है? अपने प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी गई। अब जब काउंटिंग करेंगे तब सबसे पहले किसकी काउंटिंग करेंगी? ये एक प्राथमिकता जिसको मिली है उस व्यक्ति की ये काउंटिंग करेंगे। तो यहां स्पष्ट है कि आगे से आगे इसको बढ़ाए। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? ये तो अपन ने इसकी बात संक्रमणीय की बात की, गुप्त का मतलब। अब राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कौन करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। और पदावरोही आउटगोइंग राष्ट्रपति की पदोन्नति के अवसान कब चुनाव होंगे? पदावधि के जो राष्ट्रपति वर्तमान समय में पद पर है उस राष्ट्रपति के रहते रहते ही नए राष्ट्रपति के चुनावों की अधिसूचना एवं निर्वाचन संपन्न करवाया जाता। अर्थात कि नया राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति के समय पर रहते रहते ही अपने पद को ग्रहण करे। यहां पर पदावधि के 7 दिनों के पूर्व कितने दिन? पदावधि का अवदान कितने दिन पूर्व? 60 दिन पूर्व। ये लो साहब, तो अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष और उससे पूर्व मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग। मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग एक अलग चीज है। तो यहां पदावधि एक्सपायरी होने के पहले
कितने दिन पहले, 60 दिन पहले अधिसूचना जारी करेगा और चुनाव यथाशीघ्र कराने की बात करेगा। उसके बाद नामांकन, उसके बाद नामांकन पत्र भरे जाएंगे और अधिसूचना जारी करने के 14 दिन बाद, अधिसूचना जारी करने के 14 दिन बाद नामांकन भरे जाएंगे। दूसरे दिन समीक्षा, मतलब उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और उसके बाद नाम वापस। और नाम वापस लेने का समय जब निकल जाता है, उसके बाद में तमाम राष्ट्रपति, तमाम उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952, देखिए यहां बहुत बढ़िया चीज है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। तो 1952 क्या कहते हैं कि प्रस्तावकों, किसकी बात करते हैं, प्रस्तावकों, समर्थक और जमानत। प्रस्तावक, समर्थक और जमानत। प्रस्तावक, समर्थक और जमानत। तो कब कब, 1952, 1974 और एक सन और है 1997। तो यहां जब पहले थे तो राजेंद्र प्रसाद के कितने प्रस्तावक और समर्थक थे, एक प्रस्तावक था और एक समर्थक था। और आपको ध्यान होगा बाबू राजेंद्र प्रसाद ने जब चुनाव लड़ा था तो उनके प्रस्तावक और समर्थक कौन थे, उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों थे, जेबी कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो एक कौन हो गया, प्रस्तावक हो गया और एक ही समर्थक हो गया। और जमानत राशि थी 0, जमानत राशि क्या थी 0। तो एक प्रस्तावक और एक समर्थक था और जमानत राशि थी 0। 1974 कितने थे, 10 प्रस्तावक, 10 समर्थक और जमानत राशि कर दी गई साहब 2500 रुपये। जमानत राशि कितनी कर दी गई, 2500 रुपये बढ़ गई, 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक। अब देखिए 1997 ये प्रस्तावक कितने हो गए, 50, समर्थक कितने हो गए 50 और जमानत राशि कितनी कर दी 15,000। तो प्रस्तावकों की संख्या प्रारंभ में वन मैन शो, कांग्रेस एक दल की सरकार, जो मर्जी आई, ध्यान ही नहीं दिया राष्ट्रपति के नाम की कोई बात ही होती, क्यों कि संसद में एक ही दल का बहुमत था। तो यहां एक समर्थक एक प्रस्तावक, 10 समर्थक 10 प्रस्तावक और 2500 रुपये जमानत राशि के रूप में रखा गया। और 1997 के संशोधन द्वारा किसमें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 में संशोधन करते हुए 50 प्रस्तावक, 50 समर्थक और 15,000 रुपये की राशि निश्चित कर दी। अब देखिए एक आदमी एक डमी भर सकता है, 2 भर सकता है, 3 भर सकता है, लेकिन एक ही आदमी अधिकतम कितने डमी भर सकता है अपने फार्म, एक आदमी अपने 4 फॉर्म भर
सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? कि एक फॉर्म में हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए और त्रुटि के कारण उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, 2 में त्रुटि रह जाए, 3 में रह जाए, और कई बार क्या होता है, अपनी मर्जी है, लोकतंत्र है, किसी प्रकार का कोई लोगों के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का प्रस्तावक एक ही व्यक्ति का रहेगा, वो 2 व्यक्तियों का प्रस्तावक और समर्थक नहीं बन सकता। ये चीज ध्यान में रखिए। प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगा। डाक मतपत्र निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के लिए ही लागू होंगे। देखिए साहब, एक प्रश्न बहुत शानदार है। राष्ट्रपति निर्वाचन डाक मतपत्र, ये सब जनप्रतिनिधि होते हैं। जितने के जितने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले हैं सब जनप्रतिनिधि होते हैं, और राष्ट्रपति जिस दिन सेवानिवृत्त होते हैं उसके 60 दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी हो जाती है। इसलिए ये पूर्व निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। पार्टियां व्हीप भी जारी करती हैं, सब लोगों को बुलाती हैं, ठीक है। लेकिन डाक मतपत्र की इसमें व्यवस्था की गई है, और उन लोगों के लिए डाक पत्र की व्यवस्था है जो किसमें है, निवारक निरोध। ऐसे जनप्रतिनिधि जो किसमें है, निवारक निरोध में है, और उन्हें निकालना खतरे से खाली नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है। बाकी किसी व्यक्ति के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अब यहां एक प्रश्न आता है, देखिए साहब, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत लड़कों को नहीं आता। संसद सदस्य और राज्य विधानसभा के जो सदस्य वोट देते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में जब वोट डालते हैं तो कहते हैं साहब इनके मतपत्र जो हैं, उन मतपत्रों के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो विभिन्न होते हैं। तो साहब समस्या होगी कि यहाँ एक प्रश्न निकल के आता है कि संसद का सदस्य जब मत डालता है, मत पेटिका में मत डालता है, तो उसके मत का रंग कैसा होता है? उसके मत का रंग होता है साहब हरा। तो राज्य विधानसभा के मत के सदस्य का रंग होता है गुलाबी। इससे क्या है, जांच हो जाती है, इससे पता चल जाता है कि कहीं पेटिका में जब छंटनी की जाती है तो कि हरा रंग किसका, संसद का, गुलाबी रंग किसका, राज्यों की विधानसभाओं के। अब से इसमें भिन्नकारी चिन्ह नहीं होता, स्टाम्प नहीं होती है। क्यों? कि हस्तांतरित वोट है, संक्रमणीय हस्तांतरित है। हस्तांतरित मतलब इन्हें जब वोट डाली जाती है तो इन पे मोहर नहीं होती, क्या होता है, मार्कर पेन होता है। वोट डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उस पर वरीयता लिखते हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार की वरीयता आने पर वोट कैंसिल होता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये स्पष्ट इंगित नहीं करता कि मेरा वोट किस उम्मीदवार को दिया गया है, जिसके कारण उसके वोट की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसका वोट जो है वो निरस्त मान लिया जाता है।